गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास 10th। जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, आज हमारा वीडियो हम लोग कक्षा 10वीं का साइंस 1 का पाठ 8 धातु विज्ञान का देख रहे हैं। और इसके पूर्व वीडियो में हमने बेटा धातुओं की अभिक्रियाएं देखी थी। धातुओं की अभिक्रियाओं में जैसे मैंने आपको बताया था कि इसकी टोटल 5 अभिक्रियाएं हैं, है ना। तो पांचों अभिक्रियाओं में से हमने 2 अभिक्रियाएं इसके पूर्व देखी हुई है, जिसमें हमने धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया देखी, फिर हमने धातुओं की पानी के साथ अभिक्रिया देखी। ये 2 अभिक्रिया देखने के बाद आज हम लोग देखेंगे तीसरी धातुओं की अभिक्रिया, जो कि बेटा अम्ल के साथ अभिक्रिया। अब आपको पता है कि धातु तो हमें पता ही है, ये यहाँ पे जो नीचे यहाँ पे आपको जो धातु दिए गए हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, है ना। ये इनके अलावा जो ये धातुएं हो गए, अम्ल यानी पता है आप लोग को, अम्ल होंगे कि HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गई, या फिर H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, ठीक है। या फिर यहाँ पे आपको जो अन्य अम्ल दिए गए हैं, ये है बेटा नाइट्रिक अम्ल दिया गया है यहाँ पे HNO3, है ना। ये सांद्र और तनु दोनों है। तो ये अम्ल के साथ आज हम लोग अभिक्रिया देखने वाले हैं। तो इसमें जैसे आपको यहाँ पे बताया गया है, धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया। पिछले प्रकरण में हमने धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया देखी। क्या सभी धातुएं समान अभिक्रियाशील होती हैं? नहीं, ये ऐसा नहीं होता। सभी धातुएं समान अभिक्रियाशील नहीं होती। कुछ धातुएं ज़्यादा अभिक्रियाशील होती हैं और कुछ धातुएं कम अभिक्रियाशील होती हैं। जैसे यहाँ पे आपको एक आकृति दी गई है, इस आकृति को ध्यान से देखिए। इसमें एक स्टैंड है, स्टैंड को हमने एक परख नली यहाँ पर, टेस्ट ट्यूब यहाँ पर लगाया हुआ है। टेस्ट ट्यूब पर एक रबर कॉर्क लगाया हुआ है, उसमें से एक निकास नली हमने यहाँ पे निकाली हुई है, यानी कि जिसको हम लोग एक ट्यूब भी कह सकते हैं। तो ये जो ट्यूब है, ये एक साबुन की विलयन में हमने डाली हुई है। अब ये जो टेस्ट ट्यूब है बेटा, इस टेस्ट ट्यूब में यानी कि जो परख नली है, उसके अंदर हमने तनु HCl लिया हुआ है। तनु यानी कि इसको इंग्लिश में हम लोग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग तनु HCl कहेंगे, ठीक है। तनु HCl के साथ हमने कुछ जस्ते के कण लिए हुए हैं। अब ऐसा क्यों लिया हमने? क्योंकि हम लोग यहाँ पे धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं। तो यहाँ पे धातु कौन सा है? जस्ते का कण एक धातु है, और अम्ल क्या है बेटा? यहाँ पे HCl है। तो ये दोनों का हम लोग इन दोनों की अभिक्रिया होने के बाद यहाँ से निकास नली से कुछ साबुन के विलयन में साबुन के बुलबुले यहाँ पे हम लोग को निकलते हुए नजर आएंगे। और इन साबुन के बुलबुलों में होती है बेटा हाइड्रोजन गैस। यदि हम लोग उन बुलबुलों के सामने मोमबत्ती रखें तो इस हाइड्रोजन के साथ फट आवाज़ के साथ जलने वाली ये हाइड्रोजन गैस आपको नज़र आती हुई दिखाई देगी। ये बहुत ही सुंदर सा ऐसा एक प्रयोग है, जिसमें आपको धातु की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया बताई गई है। ये प्रयोग हम लोग ज़रूर अपने प्रयोगशाला में करके देख सकते हैं। तो जैसे अभी हमने बोला था कि बहुत सारी धातुएं कुछ अभिक्रियाशील ज़्यादा होती है, तो कुछ कम अभिक्रियाशील होती हैं। तो इसमें बेटा जैसे आपको ये धातुएं बताई गई है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, लोहा है, जस्ता यानी कि जिंक, ठीक है। तो इनके नमूनों की तनु सल्फ्यूरिक या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होने पर धातुओं के सल्फेट या क्लोराइड लवण प्राप्त होते हैं। यानी कि जैसे HCl हमने अम्ल लिया तो इसके क्लोराइड प्राप्त होंगे, क्लोराइड लवण प्राप्त होंगे। अगर यदि हमने अम्ल में सल्फ्यूरिक अम्ल लिया तो हमको यहाँ पे सल्फेट लवण प्राप्त होंगे। तो इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ये बात ध्यान में रखिए कि कोई भी अभिक्रिया हमने यहाँ पे ली तो यहाँ पे ध्यान में रखिए कि हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। और इन धातुओं की अभिक्रियाशीलता निम्नलिखित क्रम से दर्शाई जाती है। मतलब ये जो निम्नलिखित क्रम आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है बेटा, इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई क्रियाशील धातु है तो वो है मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम जो है उससे कम क्रियाशील है एल्यूमिनियम, उससे कम क्रियाशील है जिंक, और जिंक से कम क्रियाशील है बेटा आयरन, ठीक है। आयरन यानी कि लोहा। तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जस्ता और लोहा, ये ऐसे
आरोही क्रम में इसको दर्शाया गया है। अब अगले पेज पर चलते हैं हम लोग। अगले पेज पर जो जानकारी आपको बताई गई है, इसमें एक ये अभिक्रियाएं बताई गई है बेटा। ये अभिक्रियाओं में सबसे पहले मैग्नीशियम का तनु HCl के साथ अभिक्रिया यहाँ पर दिखाई गई है। तो मैग्नीशियम के साथ जब तनु HCl अभिक्रिया करता है तो एरो से हमको यहाँ पे MgCl2 यहाँ पे एक यौगिक मिलता है और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे मुक्त होती है। इसी तरह मैग्नीशियम के बाद अब हम लोग एल्यूमिनियम की अभिक्रिया देखेंगे। यहाँ पे दो अणु एल्यूमिनियम के जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो यहाँ पे एरो पर हमें 2AlCl3 करके एक यौगिक प्राप्त हो रहा है। और ये उत्पाद भी हम लोग इसको बोल सकते हैं AlCl3 यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड यहाँ पे आपको मिलेगा। ये ऊपर है MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड आपको मिलेगा। और यहाँ पे 3H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस यहाँ पे मुक्त होगी, जहाँ पर हाइड्रोजन के 3 अणु यहाँ पे मुक्त होने वाले हैं। फिर तीसरी रिएक्शन हम लोग देखें बेटा, आयरन यानी कि लोहे की 2 HCl के साथ यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। तो यहाँ पे धातु की अम्ल के साथ रिएक्शन होते समय एरो के बाद आपको जो यौगिक यानी उत्पाद जो मिलेगा वो होगा बेटा फेरस क्लोराइड। ठीक है, इसको फेरस क्लोराइड करके नाम से संबोधित करेंगे हम लोग। और इसके अलावा यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। चौथी जो अभिक्रिया है उसमें जस्ते का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होने पर यहाँ पे एरो के बाद आपको जो यौगिक या उत्पाद मिल रहा है वो है जिंक क्लोराइड ZnCl2 और यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी बेटा। तो ये हो गई हमारी धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया। ठीक है, अब ई जो भाग हम लोग इसके बाद देखेंगे वो है धातुओं की नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। ये हमारी चौथी अभिक्रिया देखेंगे हम लोग। अब देखिए, इसके पहले जो हमने अम्ल देखे थे वो एक तो HCl थे या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल थे। अब हम लोग स्पेशली चौथा जो भाग देख रहे हैं धातुओं का अम्ल के साथ न देखते हुए हम लोग नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया देखने वाले हैं। तो इसमें देखिए बेटा, आपको सांद्र और तनु ये दोनों तरह से अम्ल नाइट्रिक के अम्ल लेते हुए आपको बताया गया है। तो मैं आपको पहले तो सांद्र और तनु के बारे में बता देना चाहता हूँ। सांद्र यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड होता है, कॉन्सेंट्रेटेड, और तनु को डाइल्यूट करके बोला जाता है बेटा। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है कि इसमें पानी का अंश बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, और ये प्योर फॉर्म में होता है। ठीक है, प्योर फॉर्म में मतलब इसमें कोई भी मिलावट नहीं होती। इसको हम लोग सांद्र यानी कॉन्सेंट्रेटेड कहते हैं। तनु यानी कि डाइल्यूट, जिसमें पानी के तत्व भी होते हैं और इसमें कुछ मिलावट भी पाई जाती है, जो कि सांद्र की तरह। सांद्र और तनु में यदि हम कंपैरिजन करें तो ये बात समझ में आएगी कि सांद्र ज़्यादा पावरफुल होता है, तनु जो होता है वो कम पावरफुल होता है। सांद्र की रिएक्शन तुरंत होती है, तनु की रिएक्शन थोड़ी देर में होती है, लेकिन होती है। ठीक है, तो ये सांद्र और तनु में अंतर है। तो धातुओं की नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होकर धातुओं के नाइट्रेट लवण बनते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया होकर एक तो सल्फेट लवण बनते हैं या फिर क्लोराइड लवण बनते हैं। 2 लवण हमने देखे थे इसके पूर्व वाले में। तो यहाँ पे सल्फेट लवण वहाँ पे कब बने, जब हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे। और क्लोराइड लवण कब बनेंगे, जब हमने HCl के साथ अभिक्रिया करेंगे। तो यहाँ पे नाइट्रेट लवण कब बनते हैं, जब हम लोग धातुओं की नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे। ठीक है बेटा, तो अब इसके बाद हम लोग को नाइट्रेट लवण मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये नाइट्रेट लवण मिलता हुआ आप लोग को यहाँ पे नज़र आ रहा है, कॉपर नाइट्रेट, और ये भी कॉपर नाइट्रेट ही है, परंतु इसके अणु अलग अलग हैं। तो बनते ही साथ ही नाइट्रेट अम्ल की सांद्रता के अनुसार नाइट्रोजन के विविध ऑक्साइड बनते हैं। नाइट्रोजन के विविध ऑक्साइड यानी कि N2O, NO और NO2। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे ऑक्साइड बने हुए हैं, NO2 का मतलब होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, और NO का मतलब होता है नाइट्रस ऑक्साइड, और N2O का मतलब होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, हम लोग कॉपर, ये एक धातु ले लिया हमने, और इसकी अभिक्रिया हम लोग सांद्र
नाइट्रिक अम्ल के साथ कर रहे हैं 4 HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल के 4 अणु, और ये विलयन हमने ले लिया हुआ है इसका सांद्र का। एरो के बाद आपको जो उत्पाद मिल रहा है वो है बेटा कॉपर नाइट्रेट CuNO3/2, ऐसा इसको पढ़ते हैं बेटा। प्लस यानी कि धन 2NO2 आपको यहाँ पे गैस के रूप में मिलेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। और 2H2O लिक्विड फॉर्म यानी कि पानी के अंश इसमें लिक्विड के फॉर्म में जमा होते हुए आपको नजर आएंगे। फिर अब हम लोग जब तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन करेंगे तो कॉपर के हमने यहाँ पे 3 अणु ले लिए हैं, ठीक है। तो 3 अणु प्लस 8 HNO3 एक्वस, मतलब ये विलेन हमने ले लिया है। एरो के बाद आपको जो उत्पाद यानी यौगिक मिल रहा है वो 3CuNO3/2 है। ये भी एक विलियन का प्रकार है जिसमें 3 कॉपर नाइट्रेट के अणु आपको यहाँ पे मिलेंगे, प्लस 2NO यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड आपको यहाँ पे मिलने वाली है, और 4H2O लिक्विड में, लिक्विड फॉर्म में पानी के अंश आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है बेटा। तो ये हो गया हमारा धातुओं की नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। अब हम लोग चलते हैं हमारे 5वें भाग की तरफ, वो है धातुओं की अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ अभिक्रिया। मतलब जो धातु हमने अभी इसके पूर्व देखे हुए हैं, मतलब एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, ये सभी धातुओं की अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ अभिक्रिया। अब धातु लवण तो आपको पता ही, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि 3 लवण हमने देखे, सल्फेट लवण, फिर क्लोराइड लवण और नाइट्रेट लवण, ठीक है। तो इनमें से कोई भी लवणों के साथ धातुओं की अभिक्रिया हम लोग देखने वाले हैं। तो इसमें एक आपको ऐसा बॉक्स दिया गया बेटा, ये बॉक्स जो है वो जिसको हम लोग यहाँ पे परख नली स्टैंड भी कहेंगे। तो इसमें हमने कौन सी सामग्री ली हुई है, बताया कि तांबे की तार लेना है आप लोग को। देखिए यहाँ पे एक तांबे की तार हमने ली हुई है, फिर लोहे की कील लेनी है, तो यहाँ पे लोहे की कील लेना है। शंक्वाकार पात्र हमने यहाँ पे लेना हुआ है, तो ये देखिए एक शंक्वाकार पात्र में लेते हुए हमने एक परख नली, 2 परख नली लिए हमने। आप शंक्वाकार पात्र भी ले सकते हैं या बड़ी परख नली भी ले सकते हैं। और रासायनिक पदार्थ जो है हमने इसमें डालने के लिए जो विलयन ले रहे हैं वो है बेटा फेरस सल्फेट और कॉपर सल्फेट, ठीक है। मतलब ये जो तांबे की तार डाला हुआ जो परख नली है वहाँ पे हमने फेरस सल्फेट का विलयन लिया हुआ है, और जिसमें लोहे की कील डाली हुई है हमने वहाँ पर कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन लिया हुआ है, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के अलग अलग विलयन लिए हुए हैं, मतलब तांबे की तार में फेरस सल्फेट लिया है और लोहे की कील में कॉपर सल्फेट लिया हुआ है, ओके। अब इसमें कृति में आप लोग को क्या जानकारी प्राप्त हो रही है। अब ये सबसे पहले तो हाथ के बारे में मैं जानकारी बता दूं कि लोहे की कील पर जमी तांबे की परत आपको क्या बता रही है, इसका जवाब मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। देखिए कृति में पहला पॉइंट जो आपको दिया गया है वो है तांबे की स्वच्छ तार और लोहे की कील लीजिए। तो हमने एक तांबे की स्वच्छ तार ले ली और एक लोहे की कील ले ली। दूसरा पॉइंट है कि तांबे की तार फेरस सल्फेट के विलयन में और लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो कर रखिए। दोनों को डुबो कर रख दिया भाई, ठीक है। अब दोनों को यहाँ से ऐसे खींच कर, मतलब ये ऐसे इसको अरेंज करना है कि एकदम मध्य में स्थित हो, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे कनेक्शन किया हुआ है धागे से, कॉर्क के अंदर धागे से इसको जोड़ा हुआ है। साधारणतः 20 मिनट के अंतराल पर लगातार निरीक्षण कीजिए। 20 मिनट के अंतराल पर निरीक्षण करना है, मतलब पहले 20 मिनट होने के बाद पहला निरीक्षण किया, दूसरे 20 मिनट यानी 40 मिनट होने के बाद दूसरा निरीक्षण किया, और फिर 1 घंटा यानी 60 मिनट होने के बाद एक तीसरा निरीक्षण हमने मान लीजिए कि कर लिया है। तो 3 निरीक्षण में किस परख नली में अभिक्रिया संपन्न हुई दिखाई देती है। तो आपको कौन सी परख नली में अभिक्रिया संपन्न होती हुई नजर आएंगी, ये प्रश्न पूछा गया। दूसरा प्रश्न है अभिक्रिया हुई है यह आपने कैसे पहचाना। दूसरा प्रश्न भी बराबर है कि इसमें आपको कैसे पता चला कि अभिक्रिया हुई। फिर तीसरा प्रश्न है अभिक्रिया किस प्रकार हुई है। तो ये तीनों प्रश्नों के उत्तर मैं बताना चाहूँगा बेटा कि किस परख नली में अभिक्रिया संपन्न हुई दिखाई देती है। तो ये जो कील लगी हुई जो परख नली है उसमें अभिक्रिया संपन्न हुई हमको दिखाई देती है। दूसरे का उत्तर है अभिक्रिया हुई है यह आपने कैसे पहचाना। तो ये लोहे की कील पर तांबे की परत जमा होती हुई हमको दिखाई देती है, और यहाँ पर तांबे की तार पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता, या फिर उसकी मात्रा कम होती है। तीसरा प्रश्न है अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो अभिक्रिया जो है वो धातु लवणों के साथ अभिक्रिया हुई है। धातु यानी कि लोहे की
कॉपर सल्फेट के साथ, ये जो कॉपर सल्फेट लवण था उसके साथ अभिक्रिया होती हुई आपको यहाँ पे नज़र आई है। तो इस आधार पर आपको धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी आपको यहाँ पर बताई गई है। धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं बेटा रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, जिसके आधार पर आपको ये बताना है कि दोनों अभिक्रियाओं में सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु कौन सा था। तो यहाँ पर क्रियाशील धातु वो था जो दूसरे लवणों को अपनी तरफ खींचता है और उसकी परत जमा करता है, अपने पृष्ठभाग पर उसकी परत जमा करने की क्षमता रखता है, वो धातु था लोहा। तो लोहे की कील पर जमी तांबे की परत ये बताती है कि ज़्यादा क्रियाशील धातु होगा बेटा लोहा और कम क्रियाशील धातु होगा यहाँ पर तांबा। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये कब होगा, जब उसकी धातु लवणों के साथ विलयन, धातु लवणों के विलयन के साथ अभिक्रिया करेंगे तब ऐसी अभिक्रिया आपको देखने में मिलती है। तो यहाँ पे आपको बताया गया बेटा कि देखिए कि सभी धातुओं की अभिक्रिया समान नहीं होती है, हम देख चुके हैं, परंतु ऑक्सीजन, पानी और अम्ल इन अभिकारकों के साथ सभी धातुएं अभिक्रिया नहीं करती। अतः धातुओं की सापेक्ष अभिक्रियाशीलता सुनिश्चित करने के लिए इन अभिकारकों का उपयोग नहीं होता। इसके लिए धातुओं की अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ होने वाली विस्थापन अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। देखिए इसमें यह बोला गया है कि ज़्यादातर देखा जाए तो धातु की अभिक्रियाशीलता समान तो नहीं होती, परंतु ऑक्सीजन, पानी और अम्ल इन तीन अभिकारकों के साथ भी धातु की अभिक्रिया ज़्यादातर देखने को नहीं मिलती। और इस वजह से सापेक्ष अभिक्रियाशीलता हमें अगर सुनिश्चित करनी है तो इनके अलावा अभिकारकों का हमको उपयोग करना होगा। और इनके अलावा कौन से अभिकारकों का हम लोग उपयोग कर सकते हैं, वो है बेटा धातु लवण। तो धातुओं की जब धातु लवणों के साथ अभिक्रिया करेंगे तो उनके धातु लवणों के विलयन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो इसमें विस्थापन अभिक्रिया पाई जाती है। अब विस्थापन अभिक्रिया जो है वो आपने पाठ 3 में देखी हुई है बेटा। पाठ 3 में ये अभिक्रिया किस तरह से की हुई है इसके बारे में आपको जानकारी बताई गई है। यहाँ पे आप देखिए बेटा, आपको बोला गया है कि यदि ए इस धातु ने बी इस धातु को उसके लवण के विलयन में से विस्थापित किया तो इसका अर्थ है यह कि ए यह धातु बी धातु की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है। तो जैसे यहाँ पे ए धातु हम लोग आयरन यानी कि लोहा ले लेते हैं और बी धातु का विलयन जो होगा वो होगा फेरस सल्फेट। ठीक है, तो यहाँ पे विलयन से विस्थापित किया तो बी इस धातु के उसके लवण मतलब बी पर हम लोग यहाँ पे कॉपर सल्फेट का विलयन ले लेते बेटा। तो ए इस धातु ने बी इस धातु के लवण के अभिक्रिया करके उसको विस्थापित करके दिखा दिया है कि कॉपर लोहे के ऊपर कॉपर की परत जमा हो गई थी। तो इसका अर्थ ये होगा कि ए यह धातु पे जब बी धातु की अपेक्षा बी या धातु की परत जमा होती है तो उसका मतलब होता है कि ए जो है वो बी से अधिक अभिक्रियाशील है, मतलब लोहा जो है वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होगा। ठीक है, तो ये जो भाग मैं आप लोग को अभी पढ़ाने जा रहा हूँ, यहाँ पे आपको इस अभिक्रिया के बारे में एक अभिक्रिया बताई गई है, वो है धातु ए यानी कि लोहा और बी धातु लवण का विलयन में यानी कि कॉपर सल्फेट का विलयन, दोनों की यदि अभिक्रिया की तो आपको ए धातु लवण का विलयन मिलेगा प्लस धातु बी अलग होता हुआ आपको नजर आएगा। जैसे कि ये अभिक्रिया मैं आपको यहीं पे करके बता सकता हूँ। यहाँ ये धातु ये आयरन ले लिया, बी धातु लवण का विलयन यानी कि अगर मान लीजिए कि कॉपर सल्फेट हमने यहाँ पे ले लिया तो यहाँ पे अभिक्रिया होकर आपको जो विलयन जो उत्पाद मिलेगा वो होगा बेटा FeSO4 धन कॉपर। ये जो है वो आपको इसकी परत जमा होती हुई आपको यहाँ पे नजर आएंगी। इसका मतलब ये होता है कि उपयुक्त कृति 8.4 में आपके निरीक्षण से बताइए कि अधिक अभिक्रियाशील कौन है, तांबा या लोहा। तो ये देखिए जब ए जो है वो दूसरे विलयन को विस्थापित करता है और एक नया धातु लवण विलयन बना लेता है तो उसमें धातु ए जो है वो ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। यहाँ पे लोहा अभिक्रियाशील होगा और तांबा कम अभिक्रियाशील होता। तो उपयुक्त कृति में कॉपर सल्फेट में से लोहे ने तांबे को विस्थापित किया है, अर्थात लोहा या धातु तांबा या धातु से अधिक अभिक्रियाशील है। यही चीज़ मैंने अभी आपको समझाई है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। अगले वीडियो में हम लोग इसके सामने का अगला भाग जरूर देखेंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।